डियर स्टूडेंट, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन का नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अनधिमान वक्र। यह सिद्धांत प्रोफेसर J.R. हिक्स ने दिया था। दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर J.R. हिक्स। इस सिद्धांत का नाम है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं अनधिमान वक्र। हिक्स का कहना था यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी की गिनती नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू के एजम्पशन को छोड़ दिया, गणनावाचक मापदंड को छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम यह तो कह सकते हैं कि आम के कंपेयर में एप्पल में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा मिल रहा है इस चीज़ को नहीं बता सकते। इस तरह उन्होंने कहा कि यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, उसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी दी। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन संयोगों का एक समूह होता है जिसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दिखाता है। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स and there's every point give us equal satisfaction. Now we draw the indifference curve. This is the indifference curve. Here is commodity Y and here is commodity X. यहाँ वस्तु Y है और यहाँ वस्तु X है। अब अगर हम इंडिफरेंस कर्व का ए बिंदु लेते हैं, यहाँ पर यदि हम y की 50 इकाई का उपभोग करते हैं, वी कंज्यूम 50 यूनिट ऑफ y एंड 1 यूनिट ऑफ x एंड वी गेट सेटिस्फेक्शन सपोज 100। यहाँ यह कहना जरूरी नहीं है कि 100 मिले, क्योंकि हिक्स ने न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दिया था, अर्थमेटिकल वैल्यू को छोड़ दिया था, पर हम अपने एग्जाम्पल को सरल समझाने के लिए या 100 यूटिलिटी को मान लेते हैं। अगर ए बिंदु पे 50 इकाई वो तो 50 यूनिट y की कंज्यूम करता है और 1 यूनिट x की करता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन 100 मिलता है। अब अगर वो बी बिंदु पे आता है, तो बी बिंदु पे उसने जो है मान लीजिए 35 यूनिट y की कंज्यूम की और x की 1 यूनिट बढ़ा दी। इट्स मीन अब वो बी बिंदु पे 2 इकाई x, 2 यूनिट x और 35 यूनिट y का उपभोग कर रहा है। y की जगह पे हम मान लीजिए ले लेते हैं मैंगो और x पे हम ले लेते हैं एप्पल। अब मान लीजिए सी बिंदु पे आता है, सी बिंदु पे वो जो है y की 25 कंज्यूम करता है और x की 1 बढ़ा देता है। इसी तरह डी बिंदु पे आते हैं, तो डी बिंदु पे फिर जो है वह y की 20 उपभोग करता है और x की 1 बढ़ा देता है। कहने का मतलब है जैसे जैसे वो x की 1 यूनिट को बढ़ाएगा, उसको जो है y की यूनिट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। उसी लिमिटेड इनकम में उसको कंज्यूम और उपभोग करना है। जो भी उसकी इनकम है उसके अनुसार वह जो है y की कुछ इकाइयाँ, सम यूनिट ऑफ y और सम यूनिट ऑफ x का उपभोग करेगा। इस तरह जो है मार्शल हिक्स ने जो है इंडिफरेंस कर दिया। यहाँ पर ए बिंदु पे भी 100 यूटिलिटी मिल रही है, बी पे भी 100, सी पे भी 100, डी पे भी। इस तरह 1 लाख बिंदु हो सकते हैं। देयर विल बी 1 लाख पॉइंट बट दे विल गिव इक्वल यूटिलिटी 100। हम चूंकि हिक्स ने न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं लिया था, गणितीय अंकों को नहीं लिया था, तो हम 100 की जगह पे z भी लिख सकते हैं। हम 100 की जगह पे z भी लिख सकते हैं कि a बिंदु से z यूटिलिटी मिलती है, b से z, c से z और d से z। मतलब प्रत्येक बिंदु से जो है एवरी पॉइंट गिव अस इक्वल यूटिलिटी।
अब सवाल यह उठता है कि हिग्स ने इस संबंध में बताया कि एक यूनिट x बढ़ाने के लिए हमें y की यूनिट छोड़नी पड़ती है। इसको उन्होंने नाम दिया प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता क्या है? यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की दर वह होती है कि एक इकाई x बढ़ाने के लिए हम y कितना छोड़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं। यहां हमने x वस्तु ले ली, एप्पल ले ली, और यहां हमने y वस्तु ले ली, मैंगो ले लिया। एक एप्पल जब ले रहा था तो मैंगो 50 कंज्यूम कर रहा था। जब एक एप्पल और बढ़ा दिया, 2 एप्पल कर दिया, तो मैंगो कम करके 35 करना पड़ा उसे। तीसरा एप्पल करने पे उसको मैंगो कम करके 25 करना पड़ा। चौथा एप्पल जब वो कंज्यूम करता है तो मैंगो को और कम करके 20 कर। कहने का मतलब है जो जो एप्पल बढ़ाएगा मैंगो को कम करेगा, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, उसी के अनुसार उसको कंज्यूम करना है। अब इस आधार पर हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। वन रेशियो 50। जस्ट नाउ एक एप्पल बढ़ा, एप्पल 1 बढ़ा, और y कितनी छोड़ रहा है? 15। 50 माइनस 35। 50 माइनस 35। एक एप्पल बढ़ाने के लिए 15 y छोड़ रहा है। अब अगर फिर एक एप्पल बढ़ाता है तो y छोड़ रहा है 10। 35 माइनस 25। फिर एक एप्पल बढ़ाता है तो y छोड़ता है 5। 20 माइनस 5। तो इस तरह हम देख रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है, गिरता हुआ है। पहले 15 छोड़ रहा है, फिर 10 छोड़ रहा है, फिर 5 छोड़ रहा है। इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ है। ऐसा क्यों है कि एक इकाई x के लिए वो धीरे धीरे जो है y को कम छोड़ रहा है? क्यों ऐसा करता है? उसका रीजन यह है कि जो चीज़ उसको अवेलेबल होती जाती है, मिलती जाती है, उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता है। हम ये मानव का बिहेवियर है, कोई चीज़ हमें ज़्यादा मिलने लगती है वो हमारे लिए कम यूटिलिटी वाली हो जाती है, इसलिए x उसके लिए कम यूटिलिटी हो रही है। दूसरी तरफ y जब वो छोड़ता जा रहा है तो y उसके पास कम होती जा रही है, अर्थात वो उसके लिए बहुत ही अधिक यूटिलिटी देने वाली होती जा रही है। कहने का मतलब हुआ कि y अब उसके लिए ज़्यादा यूजफुल हो रही, क्योंकि उसके पास कम होती जा रही है, इसलिए वो अब उसको कम छोड़ना चाहेगा। पहले 15 छोड़ रहा था, फिर 10 छोड़ रहा है, फिर 5, क्योंकि y अब उसके लिए महंगी होती जा रही है। इसीलिए इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन की गिरती सीमांत दर। प्रतिस्थापन की गिरती सीमांत दर। अब हम आते हैं इंडिफरेंस करके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर की विशेषताओं में। इंडिफरेंस कर की कैरेक्टरिस्टिक्स।
characteristics of indifference curve, अनधिमान वक्र की विशेषताएं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। This is the shape, indifference curve, commodity Y, commodity X, वस्तु Y, वस्तु X, ये गिरता हुआ। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यह है, गिरने का जब डाउनवर्ड होने का रीजन यह है कि एक एक्स्ट्रा X बढ़ाने के लिए y को छोड़ना पड़ता है, y को कम करना पड़ता है, इसलिए ये डाउनवर्ड होता है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक indifference curve is convex to the origin, convex to the origin। इसमें अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये हमारा मूल बिंदु है, ओ हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। हम देख रहे हैं इंडिफरेंस का जो झुका हुआ है ओ की तरफ, कन्वेक्स टू द ओरिजिन ओ की तरफ है, इधर वस्तु y है, इधर वस्तु x है। ऐसा क्यों है? क्यों वो झुका हुआ है? क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन है? इसका कारण है हमारी MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग होती है। जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा, धीरे धीरे वो जो है एक एक्स्ट्रा x पाने के लिए y की कम इकाइयां छोड़ना चाहता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या ओरिजिन टू द कन्वेक्स होता है। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, टू इंडिफरेंस कर्व नहीं, हायर इंडिफरेंस कर्व gave us more utility, ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को दिखाता है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। ये हमारा मैप है, ये इंडिफरेंस कर्व 100 का है, 100 यूटिलिटी मान लिया, ये इंडिफरेंस कर्व का एवरी पॉइंट 100 यूटिलिटी दे रहा है। इसके ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व है जो कि 200 यूटिलिटी का है। कैसे 200 यूटिलिटी का, इसको हम प्रूव करेंगे। इंडिफरेंस कर्व 1 पे जो 100 यूटिलिटी का हमने ई पॉइंट लिया, ये बताता है कि y की 10 यूनिट का कंज्यूम कर रहे हैं और x की 2 यूनिट का, 2 x वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और 10 जो है y वस्तु का। अब अगर हम इसी ई बिंदु से ऊंचे अनधिमान वक्र हायर इंडिफरेंस कर्व की ओर बढ़ें तो हमें E1 पॉइंट मिल जाता है। कौन सा पॉइंट मिल जाता है? E1। अब ये क्या बता रहा है कि y का तो हम 10 ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो y का तो 10 ही उपभोग कर रहे हैं, लेकिन x का बढ़ा के 3 कर दिया।
तो इसका मतलब है कि IC 200 सेटिस्फेक्शन वाला कर्व इसलिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि y की उतनी ही क्वांटिटी के साथ, उतनी मात्रा के साथ x हमें ज़्यादा मिल रही है। E1 पॉइंट पे x हमें 2 की बजाय 3 मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, हमको लाभ हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए वो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी को दिखाता है, अधिक संतुष्टि को दिखाता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, two indifference curve cannot intersect each other। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है 100 यूटिलिटी का, 100 उपयोगिता का, और एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व है IC 200 यूटिलिटी का, 200 उपयोगिता का। ये हमारा E बिंदु है। E से अगर हम इधर F की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी थ्योरी प्रूफ होती है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी को दिखाता है, वो ऊंचा भी है, हायर पोजीशन पे है, सही है। लेकिन अगर E से हम G बिंदु की ओर बढ़ें, we came E to G point, here G point is the on the indifference curve of 200 utility, so on the G point this इंडिफरेंस कर्व इज बिलो, यह इंडिफरेंस कर्व नीचा है अपेक्षाकृत 100 यूटिलिटी वाले इंडिफरेंस कर्व के। यह इंडिफरेंस कर्व जो है 100 यूटिलिटी वाले इंडिफरेंस कर्व से बिलो है, इस जो कि हमारी थ्योरी को बिल्कुल से रॉन्ग कर देता है, क्योंकि हायर यूटिलिटी वाला ऊपर होना चाहिए। 200 हायर यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व वो नीचे नहीं हो सकता है 100 यूटिलिटी के नीचे। इस तरह दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आते हैं हम स्लोप की बात पे, ढाल की बात पे। इंडिफरेंस कर्व का ढाल क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? स्लोप ऑफ IC, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। ये वस्तु Y है, कमोडिटी Y है, और ये कमोडिटी X है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल पे देखा, Y की 50 कंज्यूम कर रहा है, X की 35 कर रहा है, फिर 25 कर रहा है, फिर 20 कर रहा है। Y की 20 कर रहा है, X की 1 2 3 4। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब अगर हमें A और B के बीच में ढाल देखना है, स्लोप देखना है, तो स्लोप क्या होता है? चेंज इन स्लोप होता है चेंज इन Y कमोडिटी अपॉन चेंज इन X कमोडिटी। मतलब एक X में चेंज करने के लिए Y में कितना चेंज होता है। इसको हम मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। डेल्टा Y मतलब चेंज इन Y और डेल्टा X मतलब चेंज इन X। अब अगर हम A से B पॉइंट के बीच स्लोप देखें, A से B के बीच अनधिमान वक्र का ढाल देखें, तो हम देखते हैं A से B आने में उसको Y छोड़नी पड़ रही है 50 माइनस 35 माइनस 50।
बाद वाले से पहला माइनस करते हैं। 35 माइनस 50 इट्स मीन -15 और चेंज इन एक्स बाद वाले में से पहला माइनस करेंगे। 2 - 1 = 1। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आ गया -15। यही हमारा स्लोप है कि एक इकाई x के लिए वो y की कितनी छोड़ रहा है, यही स्लोप कहलाएगा। तो A से B पॉइंट पे स्लोप हमारा हो गया 15। तो इस तरह हम इंडिफरेंस करके तमाम पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। अगर B से C पे स्लोप निकालना है, B से C पे स्लोप निकालना है तो चेंज इन y है 35 - 25 10 और x है 2 2 3 मतलब 1 चेंज इन x इज 1 इट्स मीन -10। सो इस तरह हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। पहले भी हम देख चुके हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। 50 - 35 = 15 पहले हम देख चुके हैं चार्ट में। 35 - 35 - 25 = 10 एंड 25 - 20 = 5। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम पहले देख चुके हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ था, इसलिए चूंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला भी सेम वही है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप का फार्मूला भी वही है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इंडिफरेंस कर्व की MRS डिमिनिशिंग होती है और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी डिमिनिशिंग होता है, स्लोप भी डिमिनिशिंग होता है। आज बस यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफरेंट गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स।